ये है भारत की शान शुभांशु शुक्ला, जो इस समय ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। पर क्या आपको पता है कि ये स्पेस स्टेशन बहुत ही जल्द समुद्र में डूबने वाला है। ये है प्रशांत महासागर का सबसे डरावना बिंदु और समुद्र का ये हिस्सा पृथ्वी के चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन और रॉकेट को अपनी तरफ खींचता है। और इसका सबूत है इस बिंदु की गहराई में मौजूद नासा और दुनिया भर के क्रैश हुए ये रॉकेट्स, सैटेलाइट, सोलर स्पेस स्टेशन। और कुछ थ्योरीज के मुकाबले दुनिया का सबसे डरावना और बड़ा जीव कुथुलू भी यहाँ समुद्र की गहराइयों के अंदर रहता है। कुथुलू समुद्र के इसी हिस्से की गहराई में छुपा हुआ है, जिसकी आवाज खुद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने रिकॉर्ड की थी। दोस्तों, ये दुनिया का वो रहस्यमय बिंदु है जो मंगल ग्रह जितने बड़े खाली पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। और ये रहस्यमय जगह अंतरिक्ष में घूम रहे यानों के लिए एक रहस्यमय चुंबक की तरह है, क्योंकि एक न एक समय बाद हर एक स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट समुद्र के इसी हिस्से में जाकर समा जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इस आग के गोले को ही देखिए। इस जलते हुए अंतरिक्ष यान में 166 लोगों की राख मौजूद है, जिसे लॉन्च तो किया गया था अंतरिक्ष के अंतिम सफर के लिए, लेकिन स्पेस में पहुंचने से पहले इस स्पेस क्राफ्ट के साथ कुछ अजीब हुआ और ये भी जाकर समुद्र के इसी हिस्से में समा गया, जैसे कि वहां इसे कोई खींच रहा हो। तो आखिर कौन सा राज छुपा है प्रशांत महासागर के इस सबसे डरावने और रहस्यमय बिंदु के नीचे? और क्या सच में यहाँ पर कोई रहस्यमय दानव छुपा हुआ है? दो 2013 एक तेज समुद्री तूफान के बीच एक जहाज अटलांटिक की गहराइयों में झांक रहा है। जहाज की डेक पर खड़ा है दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस अपनी मां के साथ। हाथ में बाइनोकुलर लगाए बेजोस की आंखें समुद्र के उस खजाने पर हैं, जिसे समुद्र के इसी सबसे रहस्यमय बिंदु की 14,000 फीट की गहराई से निकाला जा रहा है। ये बेशकीमती खजाना नासा का इतिहास है। ये है एक पुराना F-1 रॉकेट इंजन जो अपोलो मिशन को चांद तक ले गया था। क्रेन धीरे धीरे उसे ऊपर खींचती है, जंग लगी टूटी फूटी मशीन सतह पर आती है और सामने आती है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी बदौलत इंसान पहली बार पृथ्वी को छोड़कर चांद की सतह पर गया था। लेकिन आखिर इतिहास का इतना एडवांस और इतना कीमती रॉकेट समुद्र की गहराई में क्या कर रहा था? वेल, इसका जवाब समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा और पीछे जाना होगा। 11 अक्टूबर 1971 ये है दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन जिसमें 3 लोग रह सकते थे, जिसे उस समय के USSR यानी आज के समय के रशिया ने बनाया था। लेकिन कुछ समय अंतरिक्ष में रहने के बाद इसमें बहुत सारी खराबियां आने लगी और फिर ये धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में एंट्री लेने लगता है और कुछ ही समय बाद ये एक विशाल आग के गोले में बदल जाता है और उसके बाद टुकड़ों में बिखरता हुआ प्रशांत महासागर में समा जाता है। वो भी प्रशांत महासागर की उसी रहस्यमय लोकेशन पर जिसे वैज्ञानिक कहते हैं पॉइंट नीमो। एक ऐसी जगह जहां ना कोई जमीन है, ना इंसान, ना ही जिंदगी है, तो सिर्फ एक खाली गूंजता हुआ समुद्र। पॉइंट नीमो का मतलब ही होता है नो वन। ये कोई टापू नहीं है, कोई लैंड मास नहीं है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जो है पैसिफिक ओशियन के डेड सेंटर पर मौजूद, जहां से किसी भी डायरेक्शन में सबसे नजदीकी जमीन की दूरी है 2688 किलोमीटर। और वहां पर जाकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक अनइनहेबिटेड बंजर टापू है जहां कोई इंसान मौजूद नहीं है। पॉइंट नीमो पर फंसने के बाद आपके सबसे करीब की इंसानी बस्ती लगभग 4000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड होगी। ये दूरी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी की दूरी से भी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ फंसने के बाद अगर आपको दोबारा किसी इंसान को देखना हो तो आपके पास बस, ट्रेन या कार नहीं, बल्कि एक रॉकेट होना चाहिए जो आपको पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जा सके, क्योंकि पृथ्वी से 400 किलोमीटर के ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे ISS के एस्ट्रोनॉट ही पॉइंट नीमो से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। और ये जगह इतनी ज्यादा खाली, डरावनी और वीरान है कि यहाँ पर कोई समुद्री जीवन भी मौजूद नहीं है। मानो यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके डर से समुद्री जीव भी इस पॉइंट के आसपास नहीं भटकते। तो क्या सच में पॉइंट नीमो में कथुलू जैसा कोई रहस्यमय समुद्री जीव छुपा हुआ है जो कि अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी के ऑर्बिट से अपने अंदर खींच लेता है और समुद्र में बसे हुए जीवों को यहाँ पर आने से रोक देता है? वेल, इसके जवाब के लिए हमको कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ओडू ने लाखों लोगों की हेल्प की है, बड़ी और छोटे बिजनेसेस की
देखी सक्सेसफुल होने में अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के थ्रू। ओडू के एप्स आपके बिजनेस को मैनेज करना इजी बना देते हैं, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में। इसीलिए ओडू अब मेरा फेवरेट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन चुका है। और अगर आपको अपने बिजनेस को कैसे चलाना है, उसको ग्रो कैसे करना है, वो सीखना है, और अगर आप ओडू के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओडू कम्युनिटी डेज 2025, जो होने वाला है 13th and 14th अगस्त 2025 को महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर, गुजरात में। ये इंडिया का बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट है, जहां रिनाउंड इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, टेक एक्सपर्ट्स और ओडू की लीडरशिप पूरे वर्ल्ड से आएगी। 13th को फैबियन का कीनोट होगा और कई सारी नॉलेजेबल सेशंस भी। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं पिछले साल के इवेंट के। एंट्री बिल्कुल फ्री है और 20,000 से ज्यादा लोग अटेंड करने वाले हैं इस 2-day इवेंट को। यहाँ आपको इंडस्ट्री के टॉप लीडर से मिलने का मौका मिलेगा। 200+ एग्जीबिशंस, 200+ लाइव सेशंस और एक धमाकेदार आफ्टर पार्टी भी होगी। सो डोंट मिस इट। रजिस्टर करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। लोकेशन है महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात। और अब वापस चलते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पर। 1997 की गर्मियों में साउथ पैसिफिक ओशन की गहराइयों में कुछ अजीब होता है। NOAA की एक डीप सी लिसनिंग स्टेशन रूटीन डेटा रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन अचानक एक लो फ्रीक्वेंसी शॉक वेव पूरे सिस्टम को हिला देती है। सोनार ग्राफ पर लहरें एकदम से उछलती हैं, जैसे किसी विशाल जीव ने समुद्र के अंदर चीख मारी हो। इस रहस्यमय और अजीब से साउंड का नाम रखा गया द ब्लूप। ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं था। इसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा था कि इसे 5000 किलोमीटर दूर भी डिटेक्ट किया गया। मतलब अगर कोई आवाज भारत से निकले और अफ्रीका में सुनी जाए, इतनी विशाल, साइंटिस्ट चौंक जाते हैं। ये कोई व्हेल नहीं हो सकती और ना ही कोई सबमरीन, कोई अंडर वाटर अर्थक्वेक भी नहीं। इतना लाउड, क्लियर और डरावना बायोलॉजिकल साउंड, मानो पृथ्वी का सबसे डरावना और विशाल जीव हो। ऐसा ताकतवर जीव जिसके वैनिश होने की कहानियां हमें धार्मिक ग्रंथों और इतिहास की किताबों में मिलती है। NOAA के मरीन ऑडियो एक्सपर्ट जब इस जीव की समुद्र में लोकेशन पता लगाने के लिए सिग्नल डायरेक्शन ट्रेस करते हैं, तो ये पॉइंट नीमो के काफी करीब से आ रहे थे। जिसके बाद इस पर और ज्यादा रिसर्च हुई। कुछ ऐसी थ्योरीज आई कि ऐसा विशाल जीव जो इतनी डरावनी आवाज को उत्पन्न कर सकता है, वो कैसा दिखता होगा। और यहीं से कहानी में आते हैं अमेरिकन राइटर HP लवक्राफ्ट, जिन्होंने 1928 में लिखी हुई अपनी एक फेमस स्टोरी में ऐसे ही एक विशाल समुद्री जीव का जिक्र किया था, जिसका नाम था कथूलू। कहानी की माने तो कथूलू एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है, जो डीप सी के नीचे एक संकन सिटी में सो रहा है और ये कभी भी जाग सकता है। तो क्या ब्लूप की आवाज पॉइंट नीमो की समुद्री गहराइयों में रहने वाले इसी कथूलू मॉन्स्टर की थी? कई सालों तक लगातार इस साउंड पर रिसर्च करने के बाद भी नुआ को इतनी तेज समुद्री आवाज के पीछे का कोई कारण नहीं मिला। तब उन्होंने इस रहस्यमय समुद्री आवाज को समुद्र के नीचे होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स और ग्लेशियर के टूटने की आवाज बताकर रिसर्च को रोक दिया। लेकिन बहुत से लोग नुआ के इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते। उनका मानना है कि ये ब्लूप का साउंड पॉइंट नीमो में रहने वाले कथूलू की ही है, जो दुनिया के अंत के समय समुद्र की सतह पर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने सबसे ज्यादा रहस्यमय और महत्वपूर्ण सवाल पर, कि आखिर क्यों दुनिया का लगभग हर स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट और रॉकेट समुद्र के इसी बिंदु पर जाकर गिरते हैं। क्या यहाँ पर सच में कुछ ऐसा रहस्यमय है जो इन अंतरिक्ष यानों को अपनी तरफ खींचता है, या फिर इन सब के पीछे कारण कुछ और ही है? पॉइंट नीमो के इस रहस्य को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी को। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पृथ्वी के कुछ ऐसे जियोग्राफिकल लोकेशंस होते हैं जहां पर पहुंचना और सबसे जरूरी जिंदा रह पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सैटेलाइट मैपिंग और सिमुलेशन की मदद से वैज्ञानिकों ने हमारी धरती पर ऐसे 8 पोल्स खोजे हैं, यानी दुनिया की सबसे सुनसान, डरावनी और 8 रहस्यमयी जगह हैं जहां फंसने का मतलब है धीमी और तकलीफ देह मौत। और क्या आप लगा सकते हो कि इनमें सबसे टॉप पर कौन सी जगह है, मतलब द मोस्ट डेडली पोल? ये है हमारा पॉइंट नीमो, जिसे वैज्ञानिक पूरी पृथ्वी का सबसे खाली, दूर और रहस्यमय बिंदु मानते हैं, जिसे 1992 में एक क्रोएशियन इंजीनियर ने कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से खोजा था, जिसका नाम था रवोजे लुकाटेला। लेकिन इससे भी पहले, मतलब 1971 से लेकर आज तक रशिया, अमेरिका, यूरोप, जापान और यहाँ तक कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो तक अपनी
बेजान सैटेलाइट्स, कार्गो शिप्स और स्पेस स्टेशन को इसी जगह क्रैश कर रही हैं। सैल्यूट सीरीज की सोवियत स्पेस लैब हो या 2001 में गिराया गया रशिया का मीर स्पेस स्टेशन, सबका आखिरी ठिकाना पॉइंट नीमो ही बना। यहाँ तक कि नासा ने भी अपना ऑफिशियल प्लान बना लिया है कि ईयर 2031 में जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर होगा तो उसका भी फाइनल डेसेंट यहीं होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने इस पूरे वीडियो में समझा है कि ये जगह इतनी ज्यादा दूर है कि यहाँ पर अगर कोई भी डिब्रीज गिरती है तो कोई भी इंसान उसकी चपेट में नहीं आएगा। नो एयर ट्रैफिक, नो शिपिंग रूट्स, नो लीगल ओनरशिप, यानी पॉइंट नीमो है इस दुनिया का सबसे सेफ क्रैश साइट। इस जगह का खालीपन ही वो असली रहस्य है जो दुनिया की हर स्पेस एजेंसी को अपने अंतरिक्ष यान को पॉइंट नीमो की गहराई में गिराने पर मजबूर कर देता है। लेकिन माना कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, पर समुद्री जीवों का क्या? समुद्र की गहराइयां तो लाखों प्रजातियों से भरी होती है, उन सब पर इन गिराए गए अंतरिक्ष यानों का क्या इफेक्ट पड़ता होगा? और अगर यहाँ पर कोई समुद्री जीवन मौजूद ही नहीं है तो फिर उसके पीछे का कारण क्या है? तो असली सच तो यह है कि भारत से 6 गुना बड़े इस समुद्री हिस्से में जीवन मात्र नाम का है और इसके पीछे का कारण कोई समुद्री दानव नहीं बल्कि विज्ञान है। होता यह है कि साउथ पैसिफिक के अंदर स्थित इस रीजन में ओशियन करेंट्स इतने कमजोर हैं कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कभी नहीं पहुंचते, ना प्लैंकटन, ना फिश, ना ही कोरल रीफ्स, और यही रीजन है कि यहाँ पर समुद्री जीवन ना के बराबर है। लेकिन जितना दिखता है कहानी उससे थोड़ी ज्यादा गहरी है। जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट पॉइंट नीमो पर गिरता है उसका हर हिस्सा एटमॉस्फेयर में पूरी तरह नहीं जलता। नासा खुद ये बात मानता है कि बड़े मेटालिक कंपोनेंट्स जैसे कि फ्यूल टैंक्स, हीट शील्ड और टाइटेनियम अलॉयज इंटैक्ट ओशियन फ्लोर तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि ओशियन बेड पर अब सैकड़ों टन टॉक्सिक डिब्रीज जमा हो चुका है। ऐसी डिब्रीज जिनमें कोरोसिव फ्यूल्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और हाई डेंसिटी मेटल शामिल हैं। साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि हाइड्राजाइन जैसे प्रोपेलेंट जो कि बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट्स में यूज होते हैं ओशियन वाटर के अंदर भी दशकों तक एक्टिव रह सकते हैं। माना कि पॉइंट नीमो जीवन से भरा हुआ नहीं है, लेकिन इसके चारों तरफ मौजूद प्रशांत महासागर तो जीवन से भरा हुआ है। और पॉइंट नीमो पर गिरने वाले जहरीले पदार्थ ओशियनिक करेंट्स के जरिए साउथ पैसिफिक के दूसरे इलाकों तक पहुंच जाते हैं, जिसका असर साउथर्न ओशियन की फूड चेन पर पड़ रहा है। और इस चपेट में सबसे तेजी से आते हैं उन हिस्सों में रहने वाले मासूम पेंगुइन्स और सील जैसे जीव। तो क्या ऐसा कोई नियम बनाया गया है जो पॉइंट नीमो पर गिरने वाले इस अंतरिक्ष के कचरे को रोक सके? तो यूनाइटेड नेशंस ने 2 इंटरनेशनल लॉज बनाए हैं। पहला आउटर स्पेस ट्रीटी, मतलब अगर किसी देश की सैटेलाइट किसी और देश में गिरती है तो लायबिलिटी उसी की होगी। दूसरा लॉ ऑफ सी, कोई भी कंट्री किसी भी कंडीशन में ऐसी चीजें ओशियन में नहीं गिरा सकती जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करें। लेकिन पॉइंट नीमो बीइंग इन इंटरनेशनल वाटर्स हमेशा इन नियमों के ग्रे एरियाज में बच निकलता है। वातावरण में जलकर टूटकर गिरते ये अंतरिक्ष यान भले ही किसी इंसान या जानवर को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनकी मौजूदगी कई सालों तक पॉइंट नीमो की गहराइयों को जहरीला या रेडियो एक्टिव बना सकती हैं। और ये भी पॉसिबल है कि ये जहर धीरे धीरे फैलकर आसपास के समुद्री जीवन को खत्म कर दे। वेल, आपके मुताबिक क्या हम इंसान अपनी पृथ्वी के साथ सही कर रहे हैं? और अगर पॉइंट नीमो पर किसी स्पेस स्टेशन को क्रैश ना कराया जाए तो इन्हें अर्थ पर सेफली क्रैश करने का या फिर अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर, गुड बाय। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, ओडू 13th एंड 14th अगस्त को होस्ट कर रहा है इंडिया का बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट ओडू कम्युनिटी डेज 2025। सो डोंट मिस इट। रजिस्टर करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। थैंक यू।